तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। जो लोग नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं या फिर जिन लोगों के ख्याल नरेंद्र मोदी से नहीं मिलते हैं, वो उनके बारे में न जाने क्या क्या कहते रहे, लेकिन ये बात कोई भी नहीं डाल सकता है कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए काफी काम किया जरूर है। वरना आप ही सोचिए, इतने वक्त से चली आ रही नोट को इस व्यक्ति ने बदल दिया। शुरुआत में काफी मुश्किलें हुई, लेकिन अब इसका काफी बड़ा फायदा भी देखने को मिलता है। इसी के साथ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी तो बस घूमते रहते हैं और पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाते रहते हैं, लेकिन इस चीज में भारत के फॉरेन रिलेशन को कितना ज्यादा बेहतर किया है, ये बात आप नहीं जानते हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे मोदी का ये जो घूमना है ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहा है और अब क्यों बाकी देश मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। जानने के लिए बने रहना एंड तक। नए दर्शक, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कुछ वीर सपूत सरहद पर खड़े होकर हमारे देश को बचा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग देश के अंदर रहकर अपना दिमाग चलाकर अंदर से देश को चला रहे हैं और इन्हीं में से एक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनके नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल और कुल मिलाकर अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे कर दिए हैं और इन 6 सालों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जो कि ज्यादातर अच्छे साबित हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें गिड़गिड़ाने की, तो अब भारत से कई सारे देश अनाज मांग रहे हैं क्योंकि उनके पास अनाज की कमी हो गई है और इसका कारण है यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही लड़ाई। यूक्रेन से पूरी दुनिया में काफी बड़े मात्रा में देश अनाज लिया करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ऐसे में भारत से देश अनाज ले रहे हैं और ऐसा कभी भी नहीं हो पाता अगर भारत के बाकी देशों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते। तो और इस तरीके से अब भारत चाहे तो मार्केट में अनाज के दाम को, खासकर गेहूं के दामों को कैसे भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। अगर वो सप्लाई कर देगा तो इसकी कीमत आसमान छू सकती है और ये बस बाकी देश में रहेगा, भारत में उसकी कीमत वही रहेगी। नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे नियम भी लागू किए हैं जिन्होंने भारत को रिफॉर्म किया है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए एक अहम मुद्दा रहा है। आर्टिकल 370 और 35A के तहत कश्मीर को दिए गए विशेष प्रावधान हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। इसी कश्मीर के लिए बीजेपी की पैतृक पार्टी जनसंघ के पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया कि एक देश में एक विधान और एक संविधान होना चाहिए। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी इस मुद्दे पर काम करती रही। 2014 में भी जब मोदी सरकार बनी तो उसकी प्राथमिकता में ये काम था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तब बीजेपी ने कश्मीर को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी PDP के साथ रहकर सरकार बनाई थी। बाद में सईद के निधन के बाद महबूबा के साथ सरकार बनी, लेकिन फिर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर जब मई 2019 में जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और अमित शाह के रूप में देश का नया गृह मंत्री तय हुआ, तो उसके कुछ ही महीने बाद कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही थी कि उसने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। एक हिस्सा बना जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा थी, दूसरा हिस्सा बना लद्दाख जो बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना। कश्मीर पर लिए गए इस फैसले का विपक्ष के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पूरे एहतियात के साथ मोदी सरकार अपने इस फैसले को लागू करने में कामयाब रही। दोस्तों, 1947 के बंटवारे के वक्त से ही हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने आमने सामने की जंग में हमेशा मुंह की खाई है। इसीलिए वो आतंकियों के जरिए कभी कश्मीर तो कभी भारत के दूसरे हिस्सों को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है। क्योंकि ये जंग आमने सामने की नहीं है, तो कई बार चाहते हुए भी भारत इसका जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन अब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 18 सितंबर 2016 को उड़ी पर आतंकी हमला हुआ तो इसका बदला लिया गया। ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही थी। उसने हमारे जवानों को सरहद पार करके पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का आदेश दिया। 28 सितंबर 2016 को भारत के कमांडोज सीमा पार कर गए, POK में बने आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह किए और फिर वापस लौट आए। इतना ही नहीं, जब 14 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकी हमला हुआ और CRPF के हमारे जवान यानी 40 जवान शहीद हुए, तो मोदी सरकार ने फिर से इसका बदला लिया। इस बार भी 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के बॉर्डर पार किया और पाकिस्तानी सीमा में बने आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया। बिना बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति के दुश्मन देश के अंदर अपने जवानों को भेजना और हमले के बाद उन्हें सकुशल वापस लाना संभव नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में ये फैसले 2 बार लिए। विपक्षी दलों की तमाम आरोपों के बावजूद मोदी सरकार ने माइनॉरिटीज से जुड़े भी कई ऐसे कड़े फैसले लिए। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही माइनॉरिटीज के हितों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया और एक झटके में ही 3 तलाक को खत्म कर दिया। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के
आखिरी दिनों में ही इसकी कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब मई में पीएम मोदी दोबारा सत्ता में आए तो पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को पास करवा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद यह अध्यादेश कानून बन गया और फिर 1 अगस्त 2019 से देश में एक झटके में 3 बार तलाक 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 कहना कानूनन अपराध हो गया। इससे पहले भी अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने माइनॉरिटी से जुड़ा एक फैसला किया था। इस फैसले के तहत मोदी सरकार ने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया था। उस वक्त इस फैसले के बाद सरकार की ओर से कहा गया था कि इसकी वजह से केंद्र को करीब 700 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा भी हज संबंधी फैसला हुआ था जिसकी विपक्ष के साथ ही माइनॉरिटीज ने भी मुखालफत की थी। इसके तहत मोदी सरकार ने तय किया था कि 45 साल से अधिक उम्र की महिला अकेले ही हज पर जा सकती है। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, विपक्ष उनकी एक बात के लिए लगातार आलोचना करता रहा। आलोचना ये कि नरेंद्र मोदी खूब विदेश यात्राएं करते हैं, ये सच भी है, लेकिन ये सच भी है कि इन विदेश यात्राओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनाई है। पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय दौरों का ये भी नतीजा है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा और भी कई इस्लामिक देशों में पीएम मोदी ने अच्छे संबंध बनाए हैं। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के एतराज के बाद भी मार्च 2019 में मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने भारत को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था और तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसमें शामिल भी थीं। इसके अलावा जब धारा 370 हटाने का फैसला हुआ तो पाकिस्तान के एतराज के बाद भी कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा नहीं हो पाया। अमेरिका के साथ भी पीएम मोदी ने अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के लिए हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शिरकत की। पीएम मोदी के बुलाने पर भी ट्रंप भी भारत आए और यहां नमस्ते ट्रंप हुआ। इसमें पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी पीएम मोदी के अच्छे रिश्ते थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का ही नतीजा है कि पूरी दुनिया के प्रतिनिधि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन कहा जाता है ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर सक्सेस मिली है तो कहीं ना कहीं फेलियर भी मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए कई चुनावी वादे किए थे, मगर इन दिनों भारत में बेरोजगारी का स्तर ये हो गया है कि लोगों की नौकरी तक से निकाला जा रहा है। इस समय टेलीकॉम, आईटी और बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में नौकरियों की छटनी जा रही है। अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख गैर कृषि क्षेत्रों में सिर्फ 2.3 लाख नौकरियां जोड़ी गई। इस 8 सेक्टर में निर्माण, व्यापार, परिवहन, आवास और रेस्तरां, आईटी, बीपीओ, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। साथ ही इन सभी सेक्टर में 2 करोड़ लोग काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की तुलना में 2021-22 में बेरोजगारी ज्यादा होगी। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जो बेरोजगार की संख्या 1.77 करोड़ थी वो इस साल 1.78 करोड़ तक जा सकती है। उसी के साथ मोदी सरकार ने भारत में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल में कुछ बदलाव करना चाहे। नए भूमि बिल को पारित करवाने के लिए मोदी सरकार कई बार अध्यादेश भी पारित किए। मोदी सरकार किसानों के विकास का दावा करती है, मगर यूपीए के भूमि अधिग्रहण बिल से किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन की अनिवार्यता को मोदी सरकार ने अपने नए बिल से हटा दिया था। वहीं विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार को बिल में कुछ बदलाव को वापस लेना पड़ा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आंतरिक रूप से बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाते हैं, जो पूरे तरीके से गलत है। 2014 के चुनावी प्रचार में बीजेपी ने हर नेता ने और पीएम मोदी ने 100 दिन के अंदर विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने में और प्रत्येक भारतीय के बैंक अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया था, मगर अब तक भी काले धन का मुद्दा महज मुद्दा बनकर ही रह गया है। हालांकि भारत सरकार और स्विस बैंक के बीच काले धन को लेकर कुछ समझौते भी हुए, मगर परिणाम न के बराबर ही देखने को मिला। खुद को हर मोर्चे पर मजबूत मानने वाली बीजेपी की सरकार के राज में भी कानून व्यवस्था का हर भी बाकी सरकारों जैसा ही रहा। हर दिन गौरक्षा के नाम पर हिंसा, नक्सलवाद और रेप जैसी आपराधिक घटनाएं हर दिन देखने और सुनने को मिलती है। 2017 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में छोटे बड़े अपराध 28,51,563 हुए। अकेले एमपी में 2,72,423 हुए। हत्या अपहरण के मामले में यूपी नंबर 1 है। लूट के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले नंबर पर है। ये सभी आंकड़े मोदी सरकार की कानून व्यवस्था की सच्चाई बताती है, लेकिन ये बात कहने में कुछ गलत नहीं है कि जितना गलत हुआ है उतना या तो उससे ज्यादा अच्छा हुआ है। ऐसे में आप भी किस पर भरोसा करते हैं?
ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। हमने तो बस यही दिखाने की कोशिश की है जो सच है, और हमने आपको पीएम मोदी के पावर के बारे में भी बताया। योग उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना।